नमस्कार विद्यार्थियों। एमए प्रीवियस का प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास में हम अरस्तू के कानून के बारे में विचारों पर चर्चा कर रहे थे। गत व्याख्यान में मैंने आपको बताया कि अरस्तू ने किस तरह से कानून की आवश्यकता और उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए कानून का प्रकृतिजन्य स्वरूप स्वीकार किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कानूनों के वर्गीकरण के बारे में अरस्तू के विचारों का अध्ययन बताऊंगी। अरस्तू ने कानून को दो भागों में बांटा है, एक तो विशिष्ट कानून और दूसरा है सार्वभौमिक कानून। विशिष्ट कानून के बारे में अरस्तू ने कहा कि विशिष्ट कानून वे कानून हैं जो किसी विशिष्ट राज्य द्वारा बनाए जाते हैं और उस राज्य के व्यक्तियों द्वारा लागू होते हैं। ये भिन्न भिन्न राज्यों के अपने अपने कानून हैं। ये लिखित तथा अलिखित दोनों रूपों में पाए जाते हैं। दूसरे हैं सार्वभौमिक कानून। ईश्वरीय अथवा प्राकृतिक कानून को अरस्तू ने सार्वभौमिक कानून की संज्ञा दी है। इस कानून को चाहे किसी समुदाय की मान्यता प्राप्त हो अथवा ना हो, इसका अस्तित्व अवश्य है। ये सभी देशों के लिए समरूप होते हैं। देश, काल और पात्र का प्रभाव इन पर नहीं होता। ये शाश्वत और अपरिवर्तनशील होते हैं। इन कानूनों के अस्तित्व का आधार यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक अलौकिक ज्योति सामान्य रूप से मौजूद होती है। वही दिव्य ज्योति इस प्राकृतिक कानून का आधार है। अतः किसी समुदाय द्वारा स्वीकृत होने अथवा न होने की स्थिति में भी प्राकृतिक कानून के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सार्वभौमिक कानून के विषय में ये कहा जा सकता है कि चाहे इसकी आज अथवा कल मान्यता हो अथवा न भी हो, इसका स्रोत शाश्वत है तथा इसके जन्म को कोई नहीं जानता। अरस्तू ने कानून की सर्वोच्चता की धारणा प्रतिपादित की है। वह किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत शासन को वांछनीय मानने को तैयार नहीं था। श्रेष्ठतम व्यक्तिगत शासन के प्रति भी उसका किंचित मात्र भी झुकाव नहीं था, क्योंकि उसकी मान्यता थी कि कुल मिलाकर प्रत्येक प्रकार का व्यक्तिगत शासन शासित वर्ग में अनैतिकता का विकास करने वाला तथा उसके आत्मसम्मान पर कुठाराघात करने वाला ही सिद्ध हो सकता है, जबकि कानून के शासन में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास होता है तथा उसमें आत्मसम्मान बढ़ता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कानून का एक बड़ा लाभ यह है कि कानून में किसी भी प्रकार की वासनाओं तथा विकारों का समावेश नहीं होता। कानून में अव्यक्तिगत तत्व होते हैं, जबकि श्रेष्ठतम व्यक्ति भी वासनाओं से संपूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा सकते। अतः वासनाओं की उपस्थिति के कारण श्रेष्ठतम व्यक्ति का शासन भी श्रेष्ठता की उस उच्च पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता जितना कि कानून पर आधारित शासन होता है। तीसरा, कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि कानून का एक बड़ा लाभ यह है कि समान लोगों में पाई जाने वाली समानता की यह व्यवहार रूप में सदा सैद्धांतिक आधार पर रक्षा करता है। और चौथा महत्व वो बताते हैं कानून का कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि नागरिकों के युग युग से संचित श्रेष्ठतम विवेक का संकलन है। ये विभिन्न युगों के विधायकों के विवेक से संचित इस कानून के आधार पर ही श्रेष्ठ राजनीतिक जीवन का निर्माण किया जा सकता है। कानून के शासन का अर्थ है विवेक का शासन। यह स्वयं ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के शासन से तुल्य होता है। कानून के शासन का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण होता है, जबकि किसी दलीय या निरंकुश शासन का उद्देश्य केवल एक दल या व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति करना होता है। कानून प्रतिरोधी शक्ति से मुक्त होता है, अतः समाज के असामाजिक तत्वों को नियंत्रित कर राज्य में एकता व सुव्यवस्था कायम करता है।
तो सेबाइन ने सही कहा है कि कानून की संप्रभुता को अरस्तु ने एक अच्छे राज्य के चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, न कि एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता के रूप में। तो कानून से जुड़ा हुआ ही अगला प्रश्न या अगली बात जो अरस्तु अपने रखते हैं वो है संप्रभुता के बारे में अरस्तु क्या कहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। एक कानूनी अवधारणा के रूप में संप्रभुता के विचार से यूनानी लोग, यहाँ तक कि अरस्तु भी अपरिचित ही थे। संप्रभुता शब्द का आंग्ल पर्यायवाची सॉवरेंटी है, ये सभी को पता है। सॉवरेंटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में होता है सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता का आधुनिक विचार संप्रभु राज्य को आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण सर्वोच्चता प्रदान करता है। संप्रभुता राज्य की सबसे बड़ी शक्ति को कहते हैं। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है, अन्यथा हर व्यक्ति व समूह अपनी इच्छानुसार कार्य करने लग जाएगा और एक संघर्ष एवं अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अरस्तु के ग्रंथों में हमें संप्रभुता की सुनिश्चित परिभाषा अथवा उसका विशद विवेचन तो नहीं मिलता एक जगह, लेकिन फिर भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति का उल्लेख अवश्य मिलता है। और इस प्रश्न पर भी कई विचार मिलते हैं कि संप्रभुता एवं राज्य की इस सर्वोच्च शक्ति का आवास कहाँ पर हो। सबसे पहले अरस्तु इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है कि राज्य सर्वोच्च संगठन है। राज्य सिर्फ समुदायों का समुदाय नहीं है, वरन वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च समुदाय भी है। राज्य सर्वोच्च इसलिए है कि वह सबसे ऊपर है और अन्य सारे संगठन इसके अधीन है। मानव के लिए जिन विभिन्न समुदायों, परिवार, ग्राम आदि का स्वाभाविक निर्माण होता है, उनमें सर्वोच्च सत्ता अत्यंत व्यापक समुदाय राज्य है। इसकी सत्ता की स्वीकृति प्रत्येक समुदाय के लिए अनिवार्य है। इसकी छत्रछाया में ही प्रत्येक समुदाय को रहना है। अतः यह कहा जा सकता है कि अरस्तु के समुदाय संबंधी विचारों का एक पहलू तो यही है कि मानव के सभी प्रकार के समुदायों पर उसके राजनीतिक समुदाय की सर्वोपरिता है। यानी जितने भी मानव जीवन से जुड़े हुए संगठन है, समुदाय है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, भौगोलिक हो या किसी भी तरह के समुदाय हैं, परिवार हो, चाहे गांव हो, नगर राज्य हो, इन सब से ऊपर सर्वोच्च समुदाय या राज्य को उन्होंने सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी बात, संप्रभुता के बारे में अरस्तु इस कथन पर भी गंभीरता से विचार करते हैं कि राज्य की यह सर्वोच्चता किन हाथों में निवास करे। क्या यह सर्वोच्चता एक व्यक्ति के हाथ में हो, या यह सर्वोच्चता कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो, या इनका प्रयोग बहुसंख्यक लोग करें। प्लेटो की भांति अरस्तु यह कभी नहीं मानता कि सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक शासक के हाथ में सर्वोच्च शक्ति का निवास हो, क्योंकि श्रेष्ठतम दार्शनिक शासक के हाथ में सर्वोच्चता का निवास अनेक कारणों से वांछनीय नहीं कहा जा सकता, ऐसा अरस्तु का मानना है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों अथवा जन समुदाय के हाथ में भी सर्वोच्चता का होना भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके द्वारा भी इसका गलत ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। किंतु तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करते हुए अरस्तु ने यह कहा कि यदि व्यक्तियों के ही हाथों में सर्वोच्चता सौंपना अनिवार्य है या हो, तो इसे जनसाधारण को ही सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि जनसाधारण सामूहिक रूप में किसी भी श्रेष्ठतम शासक से अधिक विवेकशील सिद्ध होंगे। गंभीर चिंतन के बाद अरस्तु स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय में सर्वोच्चता को प्रतिष्ठित न करके राज्य के कानून में अवस्थित करना चाहिए, क्योंकि कानून ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें अव्यक्तिगत तत्वों का समावेश होता है। अरस्तु के विचार की व्याख्या करते हुए फोस्टर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने विचार रखे। उनका कहना है कि अरस्तु की संकल्पना में किसी संप्रभुता संपन्न या किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा का कोई स्थान है ही नहीं। कानून से ऊपर कोई इच्छा या शक्ति रहने देने का मतलब है कानून को ही निरस्त कर देना, और कानून तो राजनीतिक समाज का आवश्यक तत्व है। इसी बात को हम
यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु की संकल्पना के अनुसार कानून स्वयं प्रभु सत्ताधारी है। तो इस परिभाषा के आधार पर जब हम अरस्तु के कानून या संप्रभुता की बात जब हम करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु ने कानून को ही संप्रभु के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि हमेशा अरस्तु ने एक ही बात कही कि चाहे शासन एक व्यक्ति के हाथ में हो, कुछ लोगों के हाथ में हो, या उसका प्रयोग बहुत सारे लोग करें, मनुष्य लालची होता है और वो अपने वासनाओं के अधीन कभी ना कभी हो सकता है। इसलिए राज्य के हित में यही उचित है कि ये सभी शासन चाहे कितने ही व्यक्तियों के हाथ में हो या स्वरूप को कोई भी शासन का स्वरूप हो, उसमें सभी प्रकार के शासन कानून के अनुसार चलेंगे और कानून के अनुसार उनको चलाना अत्यंत आवश्यक भी है। इसलिए ये जान पड़ता है कि अरस्तु ने संप्रभुता के स्थान पर कानून को स्वीकार किया, यानी संप्रभु के रूप में कानून को ही वो स्वीकार करते हैं। अरस्तु इस मत का प्रतिपादन करता है कि श्रेष्ठ राज्य में अंतिम प्रभु कानून को होना चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं, चाहे वह व्यक्ति कितना ही महान हो और बुद्धिमान क्यों न हो। तो अरस्तु ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए यह कहा, सही ढंग से निर्मित कानून अंतिम रूप से सार्वभौम होने चाहिए। और एक अन्य स्थान पर अरस्तु ने यह भी कहा कि कानून ही सार्वभौम है। तो अरस्तु के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हमें यही स्पष्ट होता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति कानून में निवास करे और कानून से ऊपर राज्य में कोई भी सर्वोपरि शक्ति न हो। धन्यवाद।